नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ट्यूशन क्लासेस में। आइए आज हम 11th क्लास मैथ एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट सेट यानी समुच्चय का अध्ययन करते हैं। देखिए, समुच्चय का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है संबंध और फलन, वो समुच्चय पर ही आधारित है। यदि आपका समुच्चय कंप्लीट नहीं है तो आपको संबंध और फलन में काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। अतः हम लोग समुच्चय का ध्यान पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? वास्तव में समुच्चय का संबंध संग्रह से है। समुच्चय का संबंध संग्रह से है। जैसे भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, ठीक है, किताबों का संग्रह, कापियों का संग्रह, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का संग्रह, किसी टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, ये सभी क्या है? समुच्चय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप ध्यान दीजिए कि कभी भी संग्रह समुच्चय होता है? प्रत्येक संग्रह समुच्चय हो जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रत्येक समुच्चय संग्रह जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समुच्चय की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो होती है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर आप फोकस कीजिए, एक शब्द दिया गया है सुपरिभाषित। यहाँ पर सुपरिभाषित का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? आप सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक थैला लिया और थैला लेकर आप बाजार निकले, ठीक है। आप बाजार पहुंचे तो आपको याद आया कि आपके छोटे भाई ने एक किताब मंगवाई है। आप दुकान पर गए, आपने किताब खरीदी और झोले में रख लिया, ठीक है। फिर कुछ समय बाद आप और आगे बढ़ते हैं, आपको खिलौनों की एक दुकान दिखी तो आपको याद आया कि आपकी छोटी बहन ने आपके लिए एक बॉल मंगवाई है, अपने लिए एक बॉल मंगवाई है। तो आपने वहां से एक बॉल खरीदी दुकान से और उसी झोले में रख लिया, ठीक है। फिर आप और आगे बढ़े, फिर आपको याद आया कि आपके पास लिखने के लिए कलम खत्म हो गई है। तो आपने क्या किया, दुकान से कलम खरीदी और उसी में रख लिया, ठीक है। फिर आप और आगे गए, आपको याद आया कि आपके घर पे कुछ खाने पीने का सामान मंगवाया गया है, अतः आपने वो सामान भी खरीदा और उसी थैले में रख लिया, ठीक है। आपने देखा कि जो थैले में आपने भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी हैं, वे सभी क्या है? वे सभी वस्तुओं का एक संग्रह है। लेकिन क्या वो समुच्चय है? बिल्कुल नहीं, वो समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारी वस्तुएं जो हैं सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब है कि उन सभी वस्तुओं के जो गुण हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बात समझ आई? यही होता है समुच्चय, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात उन्हीं वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा जो किसी एक विशेष गुण धर्म के आधार पे हो। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपकी एक किट होती है, खिलाड़ियों की किट होती है, उसमें क्या हुआ, खेलने का सारा सामान रख लिया, उसमें बल्ला रख लिया, गेंद रख ली, स्टंप रख लिया, गिल्ली रख ली, है ना। ये क्या है? ये भी वस्तुओं का एक संग्रह है। लेकिन आपने देखा कि ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के ये सभी वस्तुएं एक विशेष गुणधर्म के आधार पे है कि वह सारी चीजें खेलने के लिए ही इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अतः इन वस्तुओं का संग्रह समुच्चय होगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य यह है, किसी ऐसे नियम से है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जैसे अगर आप किसी भी समुच्चय को लिखना चाहते हैं तो आप वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे और उनके अवयवों को मंझली कोष्ठक के अंदर आप कॉमा का चिन्ह लगाकर पृथक पृथक करते हुए लिखेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर के अक्षरों जैसे ABCDE ... आदि से निरूपित किया जाता है, ठीक है। और उस समुच्चय के अंदर जो भिन्न भिन्न जो आपने वस्तुएं रखी है कॉमा करके पृथक पृथक करके, वे सभी वस्तुएं क्या हैं? उस समुच्चय की अवयव कहलाती हैं, यानी सदस्य कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक परिवार है, आपका परिवार कैसे बना? आपके परिवार में आपके माता पिता भाई बहन सभी हैं, तो इन सभी का जो संग्रह है वो क्या है? वो परिवार है, ठीक है। अर्थात परिवार एक समुच्चय है। अब इसमें माता क्या है?
माता उस परिवार के एक सदस्य है, पिता कौन है, उस परिवार के एक सदस्य है ना। तो ये माता पिता भाई बहन उस परिवार नामक समुच्चय के अवयव हैं, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि समुच्चय की वस्तुओं को उसका सदस्य या अवयव कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है। b देखिए b इक्वल टू a e i o u, ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय है। c में देखिए क्या लिखा हमने, रविवार सोमवार डॉट डॉट डॉट, यहाँ मंगलवार बुधवार है ना, डॉट 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 शनिवार, ये क्या है, ये सप्ताह के दिनों का एक समुच्चय है, ठीक है। आइए समुच्चय के अन्य उदाहरण की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे हमने लिखा भारतवर्ष की नदियों का संग्रह समुच्चय है। जैसे भारतवर्ष में बहुत सारी नदियां हैं, भले ही उन नदियों का नाम अलग अलग हो, लेकिन उन नदियों का जो संग्रह बनता है, समूह बनता है, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। जैसे भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह एक समुच्चय है। जैसे भारत में आपके भिन्न भिन्न प्रकार के राज्य हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इन सभी का जो नाम है वो क्या है, वो इस भारत रूपी शब्द का एक समुच्चय है, और ये सभी क्या है, उसके अवयव, ठीक है। आगे आकाश में स्थित सभी तारों का संग्रह जो है आपका समुच्चय है। उम्मीद करते हैं समुच्चय समझ में आया होगा, ठीक है। तो समुच्चय का सीधा सीधा तात्पर्य सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह से है। सिर्फ वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय नहीं होगा, उन्हीं वस्तुओं का संग्रह समुच्चय होगा जो किसी एक विशेष गुणधर्म के आधार पे हो, ठीक है। जैसे आपके स्कूल जाने का आपका जो थैला होता है वो क्या है, वो आपकी कोई एक समुच्चय हो सकता है, क्योंकि आपने उसमें जो भी रखा हो, अपने कलम रखी, पेंसिल रखी, कटर रखी, किताब रखी, कॉपी रखी, ये सभी क्या है, ये सब पढ़ाई के काम में आने वाली वस्तुएं हैं। अतः इन वस्तुओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं। समुच्चय के एग्जाम्पल के अंतर्गत जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर a इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ हमने b इक्वल टू लिख लिया, ये 1 3 5 7, ठीक है। c हमने लिख लिया यहाँ पर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है, समुच्चय के भिन्न भिन्न उदाहरण है। अब देखिए इसमें एक खास बात हमें क्या सीखनी है। देखिए समुच्चय में एक विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन, और एक और होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन का मतलब होता है संबंधित है, क्या होता है, संबंधित है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5, तो आपसे यहां से पूछा जाएगा कि क्या 2 जो है वो समुच्चय a का अवयव है या नहीं है। तो आप चेक करेंगे कि 2 समुच्चय a का अवयव है या नहीं है। हमने देखा कि 2 जो है वो समुच्चय a का अवयव है, अतः हम इसको लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू समुच्चय a, या 2 संबंधित है समुच्चय a से, ठीक है। अब यही भी देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 6 की बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि क्या 6 समुच्चय a का अवयव है। तो हम यहाँ देखेंगे कि समुच्चय a में क्या कोई अवयव 6 है। हमने देखा कि समुच्चय a में कोई भी अवयव 6 नहीं है, अतः हम इसको लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 7 की बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या 7 समुच्चय b का कोई अवयव है। तो यहाँ हमने देखा कि 7 जो है वो समुच्चय b के अवयवों में शामिल है, अतः 7 जो है वो समुच्चय b का अवयव है, अतः कहेंगे 7 बिलोंग्स टू b, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके आगे हमें कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की गणितीय संख्याओं के कुछ समुच्चय हमने यहाँ लिखे हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इन सभी चीजों का प्रयोग आप आने वाले अध्यायों में, चैप्टरों में करेंगे। चलिए देखते हैं कि
कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं, उनका विवरण, उनका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, और उसे समुच्चय रूप में किस तरह से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। क्रम संख्या 1 में हमने सबसे पहले लिखा है प्रतीक n। आपको पता होगा n जो है ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है। ठीक है, जैसे n इक्वल टू लिखा है हमने समुच्चय के रूप में मझली कोष्ठक के अंदर में 1 2 3 4 डॉट 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 का मतलब है जितनी संख्याएं हो सकती हैं आपकी वो सभी इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। आपने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। चलिए अगला है हमारा नंबर 2 पे हमने लिखा है W। प्रतीक W का मतलब होता है कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात W इज इक्वल टू मझली कोष्ठक के अंदर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आदि। चलिए इसके अगले क्रम में 3rd नंबर पे हमने लिखा है जड़। आप अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। जड़ जो है वो पूर्णांक संख्याओं को निरूपित करता है। अर्थात जड़ का तात्पर्य है कि सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आप पूर्णांकों के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को, 0 से लेकर धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। यानी 0 क्या है, एक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे कहा जाए 1 क्या है, ये भी एक पूर्णांक होगा। अगर -1 कहा जाए क्या है तो -1 भी आपका एक पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट है अगला। हमने इसी को थोड़ा विस्तारित रूप दिया है। z को हमने z प्लस कर दिया है। अर्थात z प्लस में सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को लेंगे और z माइनस में सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हमने दोनों को एक साथ लिख दिया है और यहाँ हमने क्या किया, धनात्मक और ऋणात्मक को अलग अलग करके लिखा है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला है हमारा q। q क्या है, ये सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चयों को निरूपित करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या है। आप जानते हैं p बाई q के रूप में लिखी गई संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु q कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो समस्त p बाई q के प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। इसका मतलब आप समझिए p बाई q, देखते हैं p बाई q परिमेय संख्याओं का समुच्चय होगा जहां p और q क्या है, ये p और q बिलोंग्स करते हैं जड़ से, और जड़ क्या है आपका पूर्णांक है और किसी भी स्थिति में q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अभी इनका प्रयोग जब हम चैप्टर में करेंगे तो आपको वहां हम और अधिक विस्तार पूर्वक समझाएंगे। चलिए अगला है i। i क्या है, i जो है सभी प्रकार की अपरिमेय संख्याओं के समुच्चयों को निरूपित करता है। जैसे i इज इक्वल टू, यहाँ हमने q लिखा, q को हमने अपरिमेय संख्या माना है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं ये होती हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिमेय नहीं होती। अर्थात अपरिमेय संख्याएं, कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताएंगे कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला r। r तो बहुत ही फेमस लेटर है, आपने इसके बारे में कक्षा 9 में 10 में पढ़ा होगा। r का मतलब होता है रियल नंबर, यानी r जो है वो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों को निरूपित करता है। अर्थात प्रतीकात्मक रूप में r इक्वल टू लिखा है यहाँ मतलब पुस्तक के अंदर n मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, w मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय, q परिमेय संख्याओं का समुच्चय और i अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यानी जितनी भी संख्याएं आपने ऊपर से नीचे तक पढ़ी उन सभी संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे भी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक भी हो सकती हैं, पूर्ण भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं समुच्चय का निरूपण। देखिए किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 प्रकार की विधियां आपके कोर्स के अनुसार दी गई हैं, जिनमें से पहली विधि है आपकी तालिका सारणीबद्ध अथवा सूची विधि। यानी तालिका विधि को सारणीबद्ध और सूची विधि भी कहा जाता है।
जबकि दूसरी विधि है आपकी निर्माण विधि। चलिए पहले पहली विधि का अध्ययन करते हैं। पहली विधि के लिए क्या होता है, इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उसके अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं। ठीक, जैसा कि हमने बताया था कि यदि कोई समुच्चय लिया जाए, जैसे यहाँ दिया गया है, यदि किसी समुच्चय ए के अवयव अगर आपको 1 2 3 4 5 दिए गए हैं तो उन्हें हम समुच्चय रूप में लिखने के लिए लिखेंगे ए इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5। यही विधि आपकी तालिका सारणीबद्ध अथवा सूची विधि कहलाती है। और एक बात यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कुछ खास पॉइंट है, किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती। अर्थात आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी जैसे दे दिया गया, मान लीजिए कोई एक समुच्चय दिया गया आपको ए बराबर आपसे कहा जाए कि इलाहाबाद, ELLEHABAD, आपसे कहा जाए कि इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे ए बराबर, सबसे पहले देखिए क्या है, ए लिखा है, ए लिख दीजिए, कॉमा एल, एल लिख दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर डबल एल है, यहाँ पर आप डबल एल नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही एल लिखेंगे। इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। एल, फिर क्या है, ए ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फिर क्या है, एच है, फिर ए लिखा जा चुका है, फिर क्या है, बी, उसके बाद क्या है, ए लिखा जा चुका है, फिर क्या है आपका डी। ये क्या है, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। लिखा गया है कि किसी समुच्चय के अवयवों को दोहराने से उस समुच्चय की प्रवृत्ति नहीं बदलती, अर्थात ये दोनों समुच्चय आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इसके मानों में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है, आपको लिखा गया है, चलिए जैसे लिखा गया है, ए बराबर 1 2 2 3 4 4 5 5 5 लिखा गया है, और इसके आगे ए डैश अगर लिखा गया 1 2 3 4 5, तो ये दोनों समुच्चय एक ही अर्थ रखते हैं, अर्थात इन दोनों समुच्चयों के मानों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 लिख दिया गया, 2 डबल बार हमने सिंगल बार लिखा, 3 लिखा, 4 एक बार लिख दिए, दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 लिखे 3 बार लिखा, हम एक ही बार लिख देंगे। इससे क्या होगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए दूसरी विधि है आपकी गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए इसके पहले वाली विधि आपने पढ़ी थी सूची विधि, जबकि दूसरी विधि है गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि। देखिए दोनों का तात्पर्य एक ही, बशर्ते उन्हें लिखने के तरीके इसमें अलग अलग बताए गए। जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय दिया गया आपको, ए बराबर 1 2 3 4, इस समुच्चय को हमें निर्माण विधि में लिखने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए हमने लिखा है कि इस विधि के अंतर्गत हम कोष्ठक में एक चरराशि x लिख लेते हैं। चलिए इसमें एक चरराशि लिख लिए x, ठीक है, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को दर्शाती है। यानी यहाँ जो x है वो इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रकट करेगी। यानी x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है। इसके पश्चात p(x) द्वारा x के गुण को लिख लेते हैं। यानी x क्या है, x जो है आपका, x क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी x जो है एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे एक प्राकृतिक संख्या है। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि x के गुण को लिखते हैं। x तथा p(x) को चिन्ह कोलन, देखिए ये अनुपात का चिन्ह है, इसे अनुपात समानुपात अनुपात कहा जाता है, जबकि समुच्चय में से कोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलन। कोलन या ये देखिए पूर्णविराम का चिन्ह है, जिसका अर्थ होता है जबकि। यानी आप चाहे तो कोलन लगा सकते हैं या जबकि, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है ना। x तथा p(x) को चिन्ह से पृथक कर देते हैं, यानी x कोलन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी विधि है, सूची विधि, जबकि ये क्या है, निर्माण विधि। ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे लिखा गया है a बराबर x:x, अंग्रेजी वर्णमाला का ये स्वर है, अर्थात ये क्या है आपकी, ये आपकी निर्माण विधि है। अब इसको अगर हमें लिखना हो सूची विधि में तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a बराबर क्या होगा, x:x, अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय a e i o और u। देखिए ये कौन सी विधि है, ये आपकी समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ये क्या है आपकी सूची विधि। ठीक है। चलिए आगे देखिए,
आगे है नंबर 2, n बराबर x। अब देखिए कोलन में चाहे आप इस तरह का चिन्ह लगाइए और चाहे आप इस तरह का विराम का चिन्ह लगाइए, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। तो x कोलन x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी अगर हमें इसे जो है सूची विधि में लिखना हो तो लिखेंगे n बराबर क्या है, x कोलन एक प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या दी गई है, लेकिन कहां तक है ये नहीं दिया गया है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे देखिए थर्ड में दिया है a इक्वल टू x कोलन x एक अभाज्य संख्या है जो 15 से छोटी है। अब देखिए ये कौन सी विधि है, ये आपकी समुच्चय निर्माण विधि है, ठीक है। इसको अगर मैं सूची विधि लिखने कहा जाए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a बराबर क्या कह रहा है x कोलन x एक अभाज्य संख्या जो 15 से छोटी है। तो अभाज्य संख्या लिखिए 15 छोटी, पहली 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर आपकी 5 होगी, फिर आपकी 7 होगी, फिर आपकी 11 होगी, फिर आपकी क्या होगी 13। ठीक है, ये कौन सी विधि है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, जबकि ये सूची विधि है। बात समझ में आई। चलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि समुच्चय में अवयव की संख्या कम हो तो उसे सूची विधि से लिखना ज्यादा सुटेबल होता है, जबकि अगर अवयव की संख्या बहुत अधिक हो या परिमित समुच्चय हो तो उसे समुच्चय निर्माण विधि द्वारा लिखना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे बेसिक के अगले वीडियो में हम आपको इसके कुछ और गुणधर्मों के बारे में बताएंगे। उसके पश्चात हम लोग प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे।